इन पेपर पर साइन करें वरना मैं खुद को गोली मार दूंगी। अनंत। सुहाना अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर अनंत खुराना को जबरदस्ती खुद से शादी करने पर मजबूर कर रही थी। वो उसके पापा के दोस्त का बेटा था। उसके पापा के दोस्त ने जबरदस्ती सुहाना के पापा की सारी जायदाद हड़प ली थी और उसे उसकी जायदाद एक ही सूरत में मिल सकती थी अगर उसकी शादी उनके बेटे से हो जाती। अनंत खुराना किसी और को पसंद करता था और सुहाना से नफरत करता था, मगर सुहाना एक नकचड़ी गुस्सैल लड़की थी और अपना हक लेना जानती थी। पागल हो गई हो लड़की, होश में तो हो तुम, उसने झुंझलाकर कहा, जबकि सुहाना उसकी गोद में जा बैठी। दोनों के सीने एक दूसरे से टकरा गए और हर सांस साफ सुनाई देने लगी। वो धीमे मगर सरगोशी भरे लहजे में बोली, मुझसे शादी करो, फिर तुम्हें मेरे पागलपन का पता चलेगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनंत अनचाहे ही उसकी कमर के ऊपर की जिप खोलने लगा, लेकिन अगले ही पल सुहाना ने उसका हाथ रोक दिया। पहले इन शादी के पेपर्स पर साइन कीजिए, उसके बाद ही कुछ होगा। वो झुंझलाते हुए उन पेपर्स पर साइन करता चला गया, इस बात से बेखबर कि आगे उनकी जिंदगी में क्या होने वाला था। अनंत की नज़रें सुहाना की खूबसूरत वजूद पर ठहरी हुई थीं। वो हर चीज़ से बेपरवाह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाजू पर लोशन लगा रही थी। इस वक्त वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनंत छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके करीब आकर ठहर गया। जैसे ही सुहाना की नज़रें शीशे में उभरती उसकी परछाई पर पड़ी, वो फौरन होश में लौट आई। अनंत की आंखों में अजीब सी तपिश थी। कैसी हो माय डियर वाइफ, उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। सुहाना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू न हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पुलिस स्टेशन में थे ना? उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। मैंने पुलिस वालों से बात करके मामला सुलझा लिया है और अब तुम्हारे साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। अनंत की हालत बुरी तरह ख़राब हो रही थी गुस्से के मारे। सुहाना उसके पहलू से निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनंत ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सुहाना का सिर उसके मजबूत सीने से जा टकराया और उसके होंठों से दर्द भरी सिसकी निकल गई। छोड़ो मुझे, उसने तड़प कर कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूं डियर वाइफ, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ अपने सारे हिसाब किताब बराबर करने हैं और तुम्हारी गलती की सज़ा भी तय करनी है, अनंत ने सख्त शब्दों में कहा। मैंने कोई गलती नहीं की, सुहाना गुस्से से चिल्लाई। अगले ही पल अनंत ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। मिस सुहाना, मैं आपको एक ही बात 1000 बार समझा चुका हूँ कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। मुझे ऊंची आवाज़ में चिल्लाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऊंची आवाज़ नहीं। वो जोर से सुहाना की गर्दन दबा रहा था। सुहाना का सांस बंद होने लगा था। इससे पहले कि वो होशो हवास खो बैठती, अनंत ने उसे छोड़ा और वो 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। सुहाना एक झटके से ज़मीन पर गिरी और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरी जान, तुम ये सब कुछ उस वक्त कर पाओगी जब तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। आज के बाद तुम्हारा इस घर से निकलना भी बंद है। अनंत की बात पर सुहाना ने हैरत से आंखें फाड़े अनंत के चेहरे को देखा था, जो कि अब सुकून से बेड पर बैठा हुआ उसे अपने करीब आने का इशारा कर रहा था। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे जेल भिजवाकर यहाँ आराम से बैठकर मेरी बर्बादी का जश्न मनाओगी? देखो मैंने कैसे तुम्हारी सोच पर पानी फेर दिया। अब हम दोनों यहीं साथ मिलकर जश्न मनाएंगे, और वो भी तुम्हारी नाकामी का। सुहाना का मन कर रहा था कि आगे बढ़कर उस घटिया इंसान को करारा जवाब दे। उसके पापा ने जबरदस्ती उसकी जायदाद पर कब्जा किया हुआ था और अपनी जायदाद वापस पाने के लिए उसने धोखे से अनंत से शादी की थी, लेकिन उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि अब वही जबरन बना पति उसकी ज़िंदगी पर हक जताने लगेगा। सुहाना ने एक बार फिर कमरे से निकलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह से फंस गई थी क्योंकि दरवाज़ा ऊपर से बंद था और उसकी लंबाई मुश्किल से 5 फीट थी। अनंत अजीब से अंदाज में हंस रहा था। वो नज़रें फेर कर उसे घूरने लगी। मेरी जान, मुझे इस तरह मत घूरो, वरना खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा मेरा। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। सुहाना का तमतमाया लाल चेहरा देखकर उसे अजीब सी खुशी मिल रही थी। उसे इस लड़की से मोहब्बत नहीं थी, वो तो किसी और से प्यार करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि उस लड़की ने भी अनंत को धोखा दे दिया था।
अब अनंत खुराना के पास समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। लेकिन इस जिद्दी लड़की के साथ एक ही कमरे में रहना उसे भी बुरी तरह भारी पड़ने वाला था। मेरी जान, जल्दी से इधर आओ मेरे पास, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, वो उसके सीने पर अपनी नजरें जमाते हुए बोला था। सुहाना के नाट ड्रेस के शर्ट के 2 बटन पहले से खुले हुए थे। खींचातानी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसकी नर्म नाजुक नन्ही सी धड़कनें बाहर को झलक रही थी, जिन्हें देखकर अनंत अपने होश खोने लगा था, जबकि सुहाना उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। देखो, तुम मेरे साथ एक समझौता कर लो, मगर मुझे तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। चलो शाबाश, जल्दी से यहाँ पर आओ मेरे पास। ये कहता हुआ वो खुद भी उठकर खड़ा हो गया था, जबकि उसे यूं उठता देखकर सुहाना बुरी तरह डर गई थी और फिर जल्दी से बालकनी की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और फिर अगले ही पल उसे जोर से बेड पर झटका दिया था। सुहाना तेजी से पीछे की तरफ हट रही थी और अनंत उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ चुकी थी। उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और उसकी पलकें भी लरच रही थीं। आज से पहले कोई भी मर्द उसके इतना करीब नहीं आया था और उसकी वजह उसकी अपनी ही जिद्दी और नकचढ़ी पर्सनालिटी थी। वो बचपन से ही बड़ी ही दबंग पर्सनालिटी की मालिक थी। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, वो लड़कों को भी धोकर रख देती थी। एक बार उसके मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और लड़कों के घर वालों ने बाद में आकर उसके पापा से शिकायत लगाई थी। सुहाना ने भी बड़े मज़े से जवाब दिया था कि पापा, वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, मैंने भी बस बदले में थोड़ी सी छेड़खानी की थी। उस वक्त तो सागर साहब को सच में लगा था कि उसने थोड़ी सी ही छेड़खानी की होगी, लेकिन बाद में जाकर उन्हें मालूम हुआ कि सुहाना ने तो 2 लड़कों के हाथ और एक लड़के की उंगली भी तोड़ डाली थी। तब उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाए थे। उस दिन उन्हें अपनी बेटी की दबंग तबीयत के बारे में पहली बार पता चला था। उन्होंने उसे कितनी ही देर तक बैठकर समझाया भी था कि लड़कियां इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छी नहीं लगती बेटा। तो क्या लड़के ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हैं? उसने भी तुनक्कर गुस्से से जवाब दिया था। अगर वो कुछ गलत हरकतें करते हैं तो तुम मुझे आकर बताओ, मैं उनकी खबर लूँगा। लेकिन पापा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक मैं आपको शिकायत लगाने आऊँगी, इतनी देर में तो मैं खुद ही उनको ठिकाने लगा सकती हूँ। सागर साहब को उसकी बातों में कुछ न कुछ वजन भी मालूम हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे और डांटना जरूरी नहीं समझा। सागर साहब ने बड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया था और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका जिगरी दोस्त था, जिसका नाम ब्रजेश खुराना था। ब्रजेश और सागर साहब ने मिलकर अपने बिजनेस पर खूब मेहनत की थी और उसे खूब ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली थी। ब्रजेश खुराना का एक ही बेटा था, जिसका नाम था अनंत खुराना। हद से ज़्यादा घमंडी, बहुत ही खुद पसंद, किसी को खातिर में न लाने वाला, अपनी मन मर्जी करने वाला और काफ़ी अय्याश तबीयत का मालिक था। वो इंसान सुहाना को एक आँख भी नहीं भाता था। दोनों के घर आमने सामने थे और काफ़ी अच्छे इलाके में थे। पूरी सोसाइटी की लड़कियां उस पर मरती थीं, जबकि सुहाना को उसे देखकर ही उलझन महसूस होती थी। उधर अनंत का भी यही हाल था। उसे भी सुहाना बिल्कुल पसंद नहीं थी और वजह यह थी कि वो बहुत ही बदतमीज़ थी, किसी का भी सम्मान नहीं करती थी। अगर कोई भी बात सुहाना के मिजाज के खिलाफ हो जाती तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती थी। एक बार तो उसने अनंत को भी उसके दोस्तों के सामने बुरी तरह बेइज्जत करके रख दिया था और उसी दिन अनंत ने भी सुहाना के साथ अपनी दुश्मनी का ऑफिशियली तौर पर ऐलान भी कर दिया था। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी रहते थे। जहाँ तक सागर साहब की बात थी, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसकी छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा डाल देते थे। ब्रजेश खुराना काफ़ी लालची तबीयत का इंसान था। उसकी नज़र सागर जी की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर टेकी हुई थी और फिर जब हादसाती तौर पर सागर जी का देहांत हुआ तो उन्होंने सागर जी की सारी जायदाद और बिजनेस अपने नाम पर करवा लिया और फिर बाद में वो जायदाद उन्होंने अनंत के हवाले कर दी। उधर सुहाना को जब ये बात के बारे में पता चला तो उसने अपना पूरा घर सर पर उठा लिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे।
उसके पापा की इतनी मेहनत से खड़ी की गई प्रॉपर्टी पर कोई अपना हक कैसे जमा सकता था? ये बात सुहाना को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपना तेज और जिद्दी दिमाग लगाना शुरू कर दिया। वो कुछ भी करती, लेकिन अपनी जायदाद उसे वापस हासिल करनी थी। वो जानती थी कि अब जायदाद वापस लेने का सिर्फ एक ही मौका है। अगर उसकी अनंत से शादी हो जाती तो वो आसानी से अपना लूटा हुआ हक वापस ले सकती थी। और उस दिन वो बिना झिझके, बिना डरे अनंत के घर में दाखिल हुई थी। उस वक्त घर के सब लोग वहां पर जमा थे। अनंत के दादा दादी, बाकी खानदान वाले भी उस वक्त घर में मौजूद थे, क्योंकि ब्रजेश जी अपनी शादी की 30वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे। उसने सब घर वालों के सामने अपने कान पर पिस्टल रख ली। पिस्टल रखकर अनंत को धमकी दी कि अगर अभी और इसी वक्त तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। उसकी हरकत पर सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था, तो वहीं अनंत भी पल भर के लिए दंग रह गया। उसने कभी अपने बहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की कभी इस तरह की हरकत करेगी। उन्हीं दिनों उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो उसके दिल से उतर चुकी थी, और जब कोई एक बार अनंत खुराना के दिल से उतर जाता तो वो मर कर भी दोबारा अनंत के दिल में जगह नहीं बना पाता था। ब्रजेश जी सुहाना की हरकत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, जबकि बाकी घर वालों के भी हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने अनंत को से शादी करने पर मजबूर किया था। कुछ भी कहो, सुहाना सब घर वालों को बहुत प्यारी थी। बचपन से ही वो अपने घर से ज़्यादा इन लोगों के साथ पली बड़ी थी। सबसे ज़्यादा लाडली तो वो दादाजी की थी। दादाजी ने तुरंत सुहाना को समझाया था, बेटा ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें अनंत पसंद है तो तुम यूं ही मुझे आकर कहती, मैं तुम्हारी शादी अनंत के साथ करवा देता। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ अपनी कनपटी से हटाओ बेटा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तुम्हें लग जाएगी। नहीं दादाजी, जब तक अनंत मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगा मैं ये पिस्तौल अपनी कनपटी से नहीं हटाऊंगी। सुहाना ने जिद्दी अंदाज में कहा, ठीक है, अनंत तुमसे शादी के लिए राजी है। अनंत बोलो बोलो सुहाना को कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। दादाजी के हुक्म देने पर अनंत ने सर हाँ में हिलाया था। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह सदमे में खड़ा हुआ था। और फिर शादी से पहले अनंत ने अपनी कुछ शर्तें सामने रखी थीं, और उसने अपनी होने वाली बीवी से एक स्टाम्प पेपर साइन भी करवाया था। सुहाना ने सिर्फ ऊपर वाली 3-4 शर्तें ही पढ़ी थीं, और उसे उनमें कोई भी बुराई नजर नहीं आई थी। और उसकी गलती हुई कि वो आखिरी शर्त नहीं पढ़ पाई थी, जिसके अनुसार वो 10 साल से पहले अनंत से तलाक नहीं ले सकती थी। शादी के बाद अब सबसे बड़ा मरहला था कि वो जायदाद के कागजात पर अनंत की साइन हासिल कैसे करे, और इसके लिए भी उसने पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन वो प्लान थोड़ा सा रिस्की था। शादी के फौरन बाद ही अनंत ने विदाई का ऐलान कर दिया था, तो सुहाना के हाथ पांव फूल गए थे। उसका तो प्लान था वो सिर्फ पहले उसे शादी करेगी और बाद में घर वालों को कन्वेंस करेगी कि कम से कम वो अभी विदाई नहीं चाहती 3-4 महीने तक। लेकिन अनंत के फौरन विदाई पर वो बुरी तरह से हड़बड़ाई थी। उसने शिकायती नज़रों से दादाजी की ओर देखा था, तो उन्होंने भी लापरवाही से कंधे उचका दिए और उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रहा है। सुहाना ने फिर एक नज़र अपने पहलू में बैठे अनंत पर डाली थी, जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जब वो उठकर कमरे में जाने लगी तो वो उसके कानों में झुकता हुआ अपने खास भारी शब्दों में सरगोशी करते हुए बोला, अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर लेना डियर वाइफ, और मेरे आने से पहले यह हार श्रृंगार भी उतरना नहीं चाहिए। मैं खुद आकर अपने हाथों से सब कुछ उतारूंगा। उसके गालों को उंगलियों के पोरों से छूता हुआ वो तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया था, जबकि सुहाना गुस्से से अपने पांव पटक कर रह गई थी। शैतान, जालिम, खड़ूस इंसान, वो उसे न जाने कितने नामों से पुकारती हुई बोली। समझता क्या है वो अपने आप को? अगर मैंने इसको खुद को हाथ लगाने की भी इजाज़त दी तो मेरा नाम भी सुहाना नहीं। और फिर उसने अपने प्लान का वो काम करना शुरू किया जो उसने पहले सोचा ही नहीं था। सुहाना का एक दोस्त था जो कि पुलिस में था। सुहाना ने उसी को कॉल करके सारी कहानी सुना दी, और उसके साथ ही उसने विनय को अनंत पर हरासमेंट का केस करने के लिए भी कहा था। अनंत उस वक्त अपने दोस्त के पापा से मिलने अस्पताल की तरफ जा रहा था।
कि तभी अचानक ही पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी थी। उसने एक गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स और शांत करने की भरपूर कोशिश की थी। न जाने क्यों, मगर उसे लग रहा था कि ये काम भी उसी चुड़ैल का किया हुआ है। अपने दिल ही दिल में उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब तो वो उस लड़की से हर हाल में अपना बदला लेकर ही दम लेगा। पुलिस वालों से जान छुड़वाने के बाद और एक दो काम पूरे करने के बाद वो घर वापस आया था। तो मैडम सुहाना सुहाना रूटीन के अनुसार अपनी नाइट रूटीन करने में बिजी थी। दिल ही दिल में वो खुश हो रही थी कि चलो उस दुश्मन से जान छूट गई है। लेकिन उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मौत का यमराज बनकर एक बार फिर से उसके सर पर सवार हो जाएगा। और अब वो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई राह फरार नजर नहीं आ रहा था। अनंत सुहाना के ऊपर साया बनकर हावी हुआ था। सुहाना ने अपने दोनों हाथ मजबूती से अपने सीने पर जमाते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अनंत ने जैसे ही अपने होंठ उसके चेहरे के करीब किए तो सुहाना ने तेजी से अपनी गर्दन दाएं तरफ मोड़ ली। अनंत को उसकी यह अदा पसंद नहीं आई थी। इस बार उसने दाएं हाथ में सुहाना के दोनों हाथों को पकड़ा था और बाएं हाथ से सुहाना के गालों को दबोचते हुए उसके होठों पर अपनी पकड़ दबाई थी। सुहाना बिन पानी की मछली की तरह उसकी पकड़ में फड़फड़ा रही थी और उससे दूर होने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि अनंत बड़े ही सुकून से अपनी प्यास बुझा रहा था। उस पर सुहाना के विरोध का कोई भी असर नहीं हो रहा था। जी भरकर अपनी प्यास बुझाने के बाद वो थोड़ा सा उससे दूर हुआ था तो सुहाना उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। तुम एक बेहद बदतमीज इंसान हो, वो उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाई थी, लेकिन उसके घूरने और चिल्लाने का अनंत पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो तो उसकी हालत से मजा ले रहा था। अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है माय डियर वाइफ। ये कहकर उसने सुहाना के नाइट ड्रेस के बटन खोलने शुरू कर दिए। देखो, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। सुहाना ने एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश की। मेरी जान, ये बदतमीजी नहीं है, बल्कि ये तो मेरा प्यार है जो मैं अपनी पत्नी पर लुटा रहा हूँ। वरना जो हरकत की है ना तुमने, तुम्हें इस खिड़की से मैं नीचे फेंक दूंगा। तुम्हारे करीब आने से तो अच्छा है कि मैं इस खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं। चलो फिर ठीक है, उठो और जल्दी से जाकर छलांग लगा दो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड हैं। अगर 5 सेकंड के अंदर तुम इस खिड़की से ना कूदी तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वो उसके बालों की एक लट को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए उन्हें हल्का सा खींचते हुए बोला था। सुहाना उसके चेहरे की तरफ शिकायती नज़रों से देखने लगी। अनंत के बच्चे, तुम बस सब्र करो। तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अनंत के बच्चे तो तब होंगे मेरी जान जब तुम अनंत को कुछ करने की इजाज़त दोगी। इधर तो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही हो और दूसरी तरफ मुझसे बच्चों की डिमांड भी कर रही हो। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। वो बातों बातों में उसकी शर्ट के सारे बटन खोल गया था। जैसे जैसे ही उसने सुहाना के कंधे के ऊपर से शर्ट हटाई, सुहाना ने तड़पते हुए अपने दोनों बाजू अपने सीने के ऊपर रख लिए थे। खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। अनंत ये देखकर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लड़की वैसे तो बहुत बहादुर बनती थी, लेकिन हद से ज़्यादा डरपोक थी या फिर शर्मीली थी। अनंत इस बात का अंदाजा न लगा सका। हाथ हटाओ अपने, अनंत ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। जाकर अपना मुंह धो लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाने वाली। तो फिर ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अनंत ने उसके दोनों बाजू पकड़कर ऊपर सर की तरफ करते हुए उन्हें अपने हाथों में कैद कर लिया। और फिर सामने का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वो इस वक्त वाइट नेट की छोटी सी इनर वियर पहने थी और उसकी उभरती हुई गोल नरम धड़कनें अनंत को अपनी ओर खींच रही थीं। होठों का कोना दबाते हुए अनंत ने इस खूबसूरत मंजर को अपनी आंखों में कैद किया था, जबकि शर्म और बेबसी के मारे सुहाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो इस वक्त अनंत के सामने जिस हालत में थी, उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। सांस फिर से उखड़ने लगा था। धड़कनों से होते हुए अनंत की नज़रें फिर से उसके गुलाबी कांपते होठों पर जम गई थीं। और फिर अनंत तो खुद पर काबू नहीं रख सका और एक बार फिर से उसके होठों पर झुक गया। इस बार उसकी पकड़ थोड़ी नरम थी। उसने सुहाना की टांगों को भी आज़ाद कर दिया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल सुहाना ने अपना घुटना जोर से अनंत के पेट पर मारा तो वो दर्द से कराहते हुए पीछे की तरफ हटा था।
अभी तो सुहाना का दिमाग थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। उसे इस बात का भी ख्याल आया कि वो तो कराटे भी जानती है। बदतमीज लड़की, ये क्या। थोड़ी सी शर्म करो, अपने पति पर हाथ उठाने वाली औरतें सीधा नरक में जाती हैं, नरक में। मैं तुम्हें अपना पति मानती नहीं हूँ, वो भी चिल्लाते हुए बोली थी। तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? मेरे पास हम दोनों की शादी का सबसे बड़ा सबूत है, जिस पर तुमने साइन करवाए थे। ज़्यादा चालाकी करने या फिर जबान चलाने की कोशिश की तो फिर बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। चलो शाबाश, इधर मेरे पास आओ। अनंत ने उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा था। हाँ, ताकि तुम मुझसे अपना मतलब पूरा कर सको। यार, एक तो तुम शक बहुत ज़्यादा करती हो। मैं तो बस तुम्हारी बच्चों वाली ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। अनंत शरारती शब्दों में बोला। मुझे तुमसे बच्चे नहीं चाहिए, और तुम भी अपना मुंह धोकर रखो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पास भी मत आना, वरना मुक्के मार मार कर तुम्हारी पकौड़े जैसी नाक को समोसा बना दूंगी। अनंत ने अचानक ही अपनी नाक पर हाथ रख लिया। उसकी लंबी और ऊंची नाक का उसने कितनी आसानी से पकौड़े से उदाहरण दे दिया था, और उसकी इस उदाहरण पर अनंत तो सदमे में चला गया था। अपनी शर्ट तो बंद कर लो, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। अनंत ने उसका ध्यान भटकाया। वो तुरंत ही अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगी थी कि अनंत लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा, और फिर अगले ही पल वो उसको अपने काबू में करने के बाद एक बार फिर से उसके हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में ले चुका था। ये चीटिंग है, वो चिल्लाते हुए बोली थी। मेरी जान, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। ये कहते हुए अनंत एक बार फिर से उसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा, और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। पहले तो तुम मेरे पास आने के लिए, मेरी गोद में बैठने के लिए मचल रही थी। अभी एकदम से क्या हो गया तुम्हें, जो तुम अब अचानक से इस तरह का रवैया दिखा रही हो? अनंत खुराना ने उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराते हुए उसे फिर से बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। मैंने वो सब कुछ इस वजह से किया ताकि वो बात करते करते अचानक ही खामोश हो गई थी। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किस वजह से किया था, ताकि तुम अपने बाप की जायदाद हासिल कर सको, जिस पर मेरे पापा ने नाजायज कब्जा किया था। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो मैं इतना बड़ा तमाशा किए बगैर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देता। तुमने मेरे साथ चालाकी करके अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब तुम कभी भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाओगी। अनंत ने जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैं कल ही कोर्ट में जाकर तुमसे तलाक ले लूंगी। जबकि अनंत उसकी बात पर जोर से हंसा था। तुमने खुद ही स्टाम्प पेपर पर साइन करके इस बात पर मुहर लगाई है कि तुम अगले 10 सालों तक मुझसे तलाक नहीं ले सकती हो। अनंत की बात पर वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसकी बात सुनकर उसे लग रहा था कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो, जबकि अनंत इस दौरान लगातार उसकी नरमियों से गुस्ताखियां करने में बिजी था। अचानक ही अनंत का मोबाइल बजा। वो सख्त बदमजा हुआ था, जबकि सुहाना पीछे की तरफ हटकर बैठ गई थी। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन बंद किए थे और भागते हुए वॉशरूम में चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी और अपने आप को कंपोज करने की कोशिश करने लगी। हे भगवान जी, ये इंसान क्या चीज़ है। बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे, बिल्कुल जहर की तरह। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इससे शादी करने का फैसला किया। इतनी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मेरी। इससे अच्छा था कि कोई और प्लान बना लेती। डैड मेरे बारे में ठीक कहते थे कि मैं वाकई में एक जज्बाती और बेवकूफ़ लड़की हूँ। वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को कोस रही थी, जबकि अनंत मोबाइल लेकर बालकनी में आकर खड़ा हुआ था। जैसे उसने मोबाइल कान के साथ लगाया, दूसरी तरफ से उससे रोती हुई किसी लड़की की आवाज़ कानों में सुनाई दी थी। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो इस आवाज़ को लाखों में पहचानता था। उसने मजबूती से अपने होंठ खींच लिए और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली। अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों कॉल की है तुमने मुझे? वो ठंडे शब्दों में बोला था। अनंत, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। बकवास। अनंत ने एक छोटा सा जवाब दिया। नहीं अनंत, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मेरा यकीन करो। दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि शोभा थी, उसकी पहली मोहब्बत, जिसे उसने एक लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। कितनी बेशर्मी से वो उस लड़के के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। और फिर अनंत का खून खौल उठा था जब उस लड़के ने आगे बढ़ते हुए शोभा के गाल पर अपने होंठ रख दिए थे। फिर उसने शोभा से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, बल्कि उसने खामोशी से उस लड़की को छोड़ दिया था। वो समझ रहा था वो उसे बहुत जल्द भूल जाएगा
और अगर वो दोबारा कभी उसके सामने आ भी गई तब भी अनंत को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर अनंत को लग रहा था कि कोई उसके दिल पर चाकू चला रहा है। उसका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब हो गया था। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। वो अपनी मोहब्बत की सिसकियां सुन रहा था जिसे उसने कुछ समय पहले ही छोड़ दिया था। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? थोड़ी देर के बाद अनंत की आवाज़ गूंजी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं वाकई में तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा वो वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था, शोभा ने तड़पते हुए शब्दों में कहा। तो अनंत अजीब से अंदाज में हंस दिया। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती शोभा, मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। और मैं ये बात भी काफ़ी समय से महसूस कर रहा था कि तुम्हारे रंग ढंग चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको अपना वहम समझा और तुम्हें मौका दिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी। और जब वो पीछे पलटा तो पीछे ही सुहाना रैगिंग के साथ टेक लगाकर खड़ी थी और उसे काफ़ी दिलचस्प नज़रों से देख रही थी। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? कम से कम इतने एथिक्स तो तुम्हें होने चाहिए कि यूँ छुपकर किसी की बातें नहीं सुनी जाती। ये संस्कारों के खिलाफ है। ये वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करते हो? सुहाना ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर उल्टा उसे सवाल किया था। अपने काम से काम रखो तुम। मुझे अपने मामलों में दखल अंदाजी करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। देखो, अगर तुम उस लड़की से वाकई में मोहब्बत करते हो और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान जज्बातों में आकर ऐसे फैसले कर देता है जिस पर उसे फिर सारी ज़िंदगी ही पछताना पड़ता है। और अभी मुझे ही देख लो, मैंने भी एक गलत फैसला लेकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मारा है। सुहाना का अंदाज अचानक ही बोझिल हो गया था। उसकी बात का मतलब समझते हुए अनंत ने मजबूती से होंठ भींच लिए। अगर मैंने उसे मौका दे दिया तो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलना होगा। अनंत ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए सवाल किया था। मिस्टर अनंत खुराना, आपको क्या लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी आपके सर पर बैठने के लिए आपकी ज़िंदगी में शामिल हुई हूँ? मैं वैसे भी आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ। एक बार पापा की जायदाद मेरे नाम हो जाए। वो ठंडी सांस खींचते हुए बोली थी। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे मशवरा ले सकते हो। मैं इन मामलों में बहुत अच्छे मशवरे देती हूँ। अगर तुम्हें इन मामलों का पता होता तो आज तक तुमने हजारों लोगों के सर न फोड़े होते। मुझसे तो तुम बात ही ना करो। ये कहता हुआ वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सुहाना दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराई थी। शुक्र है जान छूटी उसे। अभी तक अपने वजूद पर उसे अनंत के स्पर्श का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर पहले वाले पल जैसे ही उसकी नज़रों के सामने घूमे उसका दिल डूब कर उभरा था। बदतमीज इंसान। धीरे से होठों में बड़बड़ाती हुई वो कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। सुबह सुहाना गहरी नींद सो रही थी जब अचानक ही किसी ने उसके कंबल का कोना पकड़कर खींचा था। वो खुद भी कंबल में लिपटी हुई थी, इसलिए कंबल के साथ ही बेड के नीचे गिर गई। उसका सर जोर से जमीन के साथ जाकर टकराया। अनंत, जिसने ये काम किया था, बहुत ही जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बाल सेट करने लगा। सुहाना अपने चकराते हुए सर को हाथों में पकड़कर बैठी हुई थी। ये क्या बदतमीजी है अनंत? मुझे जमीन पर क्यों फेंका तुमने? वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। अनंत उसकी बात के जवाब में नाराजगी से बोला, देखो, मैं तुम्हारी इन आदतों से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। 1000 बार समझाया है मैंने तुम्हें। जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो तब तक इल्ज़ाम मत लगाया करो। मैं यहाँ पर खड़ा अपने बाल बना रहा हूँ, मुझे क्या पता कि तुम कैसे ज़मीन पर गिरी। अनंत ने अनजान बनने की भरपूर एक्टिंग की। तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही फ्लॉप है मिस्टर अनंत खुराना, बिल्कुल तुम्हारी लव स्टोरी की तरह। अनंत के हाथ एक पल के लिए रुके थे, लेकिन फिर वो शरारती अंदाज में बोला, अरे लव स्टोरी की टेंशन न लो, वो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें भी इस बात का आइडिया हो जाएगा। पहले तो अच्छी पत्नियों की तरह मेरे साथ चलो और किचन में मेरे लिए मज़ेदार आलू के पराठे बनाओ। मैंने दादाजी से सुना था कि तुम्हारे हाथ में बड़ा स्वाद है। वो उसे चिढ़ाता हुआ अपने साथ नीचे चलने के लिए कहने लगा। ओह हेलो मिस्टर, अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। वो लापरवाही से अपना सर झटकते हुए बोली। अगले ही पल अनंत उल्टे कदमों चलता हुआ उसके पास आया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर अपनी गोद में डाल चुका था। अब मंजर कुछ यूं था कि सुहाना अनंत की
अनंत की थाइस के ऊपर बैठी हुई थी। सुहाना ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे और खुद को उस पर गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की निगाहें सिर्फ एक बार के लिए एक दूसरे से मिली थीं। सुहाना ने जल्दी से अपनी नजरें चुराई थीं। इस सब का क्या मतलब है? दूर हटो मुझसे। वो झुंझलाते हुए उठने लगी कि अनंत ने फिर से उसे जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया था। इस बार वो उसका रुख अपनी ओर मोड़ चुका था। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? न जाने किस ख्याल के आते अनंत ने उससे ये सवाल पूछा था। उसके सवाल पर सुहाना ने नासमझी से बड़ी ही मासूमियत से सर नामे हिला दिया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही मुझे उनसे रिश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट था। मुझे तो तुमसे भी शादी नहीं करनी थी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये शादी तुमने अपने बाप की जायदाद हासिल करने के लिए की है। वो उसकी कहानी उसी को सुनाते हुए बोला तो सुहाना उसे गुस्से से घूर कर रह गई। अनंत एक बार फिर से उसके दिलकश वजूद में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी शरारतें उसके वजूद पर बढ़ती जा रही थीं। अनंत ने उसकी धड़कनों को अपनी पकड़ में लेने की कोशिश की तो वो एकदम बिदक कर उससे दूर हटी थी। मेरा तुम्हारा रिश्ता ऐसा नहीं है मिस्टर अनंत। ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो और मुझे पता है बाद में जाकर तुम उसी से शादी करोगे। इसलिए मेरे साथ खेलना बंद करो। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल अंगार हो गया था। क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जेलसी हो रही है? जेलस होती है मेरी जूती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पूरी दुनिया के साथ जाकर रिश्ता बना लो, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। वो तुनकते हुए शब्दों में बोली। मुझे बस मेरी जायदाद से मतलब है। ये सुनकर वो अजीब से अंदाज में हंसता हुआ बेड पर लेट गया और फिर अपने एक बाजू पर लेट कर शरारती अंदाज में उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोला, और वो तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब तुम मेरी सेवा करोगी। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगले 1 महीने तक तुमने अगर मेरी सारी बातें मानी तो मैं खामोशी से इन कागजात पर दस्तखत करके सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और वादा है तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सुहाना उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अनंत का गला दबा दे, जो कि उसके लिए एक मुसीबत बन गया था। इस तरह से घूरना बंद करो लड़की, वरना फिर से मेरा इरादा बदल जाएगा। तुम्हें एक और चीज का भी ख्याल रखना होगा। मैं मर्द हूँ और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ, तो मुझे बहकने में ज़्यादा देर नहीं लग सकती। इसलिए मेरे सामने ढंग के कपड़े पहना करो। ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर मेरे सामने मत आया करो सुहाना। सुहाना ने फिर से अपने सीने पर हाथ रखा और ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद वो जोर से हंस दिया था। बाद में वो उसे अपने साथ लेकर किचन में आया। अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, उसने सुहाना को ऑर्डर दिया। दिल तो कर रहा है तुम्हारे लिए जहर के पराठे बनाऊं, और सर्व करने से पहले खुद भी 2-3 निवाले ले लेना, ताकि हम एक साथ इकट्ठा स्वर्ग में जाएं और वहां पर हम अपनी एक क्रिकेट टीम बनाएं, क्योंकि यहाँ पर तो तुम मुझे जी भरकर देखने भी नहीं देती हो। अब तो तुम्हारी ओर देखने से भी डर लगता है मुझे कि कहीं तुम दोबारा से मेरे ऊपर हरासमेंट का केस न लगा दो। दादाजी बाहर लॉन्ज में बैठे उन दोनों की नोकझोंक देखते हुए आनंद उठा रहे थे। ब्रजेश जी ने अपना बिजनेस दूसरे शहर में सेट कर लिया था और अब वहां पर उसे संभाल रहे थे, जबकि यहाँ की ब्रांच को अनंत देख रहा था। अनंत ने मजे ले लेकर आलू के पराठे खाए थे, लेकिन उसने एक शब्द भी तारीफ का सुहाना के लिए नहीं बोला था। सुहाना भी झुंझलाती हुई किचन से निकली। आखिर क्यों वो इस इंसान की तारीफ के इंतजार में है। उसका कॉलेज कंप्लीट हो गया था। अभी उसने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाईज किया था और उसका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था। थोड़ा सा प्रोसीजर अभी बाकी रह गया था जिसे करना जरूरी था, और फिर दादाजी से इजाज़त लेकर वो यूनिवर्सिटी चली गई थी। लेकिन पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग पा रहा था। वो लगातार अनंत के बारे में ही सोचे जा रही थी। जिस तरह वो रात को उसके करीब हो रहा था, उसे नहीं लगता था कि वो ज़्यादा दिन तक उसे खुद से दूर कर पाएगी। नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। उसने उसे 1 महीने का वक्त दिया था। अगर इस 1 महीने तक वो खुद को काबू रखता है तो ये 1 महीना सुहाना के लिए बहुत था। उसकी दोस्त रिया भी उसकी बदलती हालत को महसूस कर रही थी। उसने पूछा भी, लेकिन सुहाना ने बात को टाल दिया। छुट्टी के वक्त जब वो बाहर निकली तो सामने ही अनंत गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। सुहाना को देखकर एकदम से सीधा हो गया। सुहाना के साथ रिया थी। वो अनंत से काफ़ी इम्प्रेस नजर आ रही थी। उसने सुहाना के कानों में घुसकर अनंत की तारीफ की। जब उसने सुहाना से उसके बारे में पूछा तो जवाब में सुहाना ने रूखे से अंदाज में कहा, हमारा ड्राइवर है, जबकि रिया का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। यार,
तुम मेरे साथ मजाक तो मत करो। इतना हैंडसम इंसान ड्राइवर कैसे हो सकता है? यार मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? प्यारा तो बहुत है, लेकिन बेचारा बहुत ही मजबूर और गरीब सा बंदा है। अभी तो दादाजी उसे काम से निकालने के बारे में भी सोच रहे हैं। तुम्हें तो पता है वो हमारे घर में ऑलरेडी कितने ज़्यादा ड्राइवर मौजूद हैं। अरे अगर तुम लोग इसे काम से निकाल रहे हो तो मैं इसे अपने घर काम पर रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे रेगुलर यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, रिया ने चहकते हुए कहा। तो सुहाना अपनी मुस्कुराहट दबाने लगी। वो दोनों अनंत के करीब जाकर रुक गए थे, जो अभी तक उन दोनों को शक भरी निगाहों से देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि उसके दिमाग में फिर से कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। वो अनंत, मेरी दोस्त ने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से इसकी बात सुन लो। तब तक मैं गाड़ी में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। ये कहकर सुहाना ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और सुकून से आंखें बंद करके बैठ गई। अनंत सवालिया अंदाज में रिया की ओर देख रहा था, जो शर्माने की एक्टिंग में बुरी तरह परेशान हो रही थी। मैडम, अगर आप शर्माने से ज़्यादा मुंह से शब्द निकालें तो मेरा और आपका दोनों का बहुत सारा टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा। अनंत ने अपने शब्दों को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके शब्द कड़वे हो गए थे। रिया को थोड़ा सा बुरा तो महसूस हुआ, मगर सामने खड़ा इंसान इस कदर हसीन और हैंडसम था कि वो अपनी इज्जत अफजाई को भी नज़रअंदाज कर गई। वो, अनंत जी, मुझे आपके बारे में पता चला। यकीन मानिए मुझे सच में बहुत दुख हुआ है। मैं आपके दर्द में बराबर की हिस्सेदार हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आपके साथ रह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अनंत ने जल्दी से थूक निकला। वो समझने से परे था कि रिया किस बारे में बात कर रही है। उसके दिमाग में अपनी और सुहाना की बातें घूमने लगीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहाना ने उसके ब्रेकअप की दास्तान उन लोगों को बढ़ा चढ़ाकर सुना दी हो। ये ख्याल आते ही वो सख्त बदमजा हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ सियासत की दुनिया में भी उभरता हुआ सितारा था। अगर एक छोटा सा घोटाला भी उसके खिलाफ बन जाता तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। मैडम, अगर आप खुलकर बात करेंगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। मेहरबानी करके साफ साफ बोलिए कि आप क्या कहना चाहती हैं। वो जी, मैं आपको ये कह रही थी, आप मेरे घर पर ड्राइवर की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? मुझे वैसे भी एक ड्राइवर की तलाश है जो आपकी तरह ही चार्मिंग। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कहती, उसने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। आप होश में तो हैं? आप जानती भी हैं कि क्या कह रही हैं? मैं आपको किस एंगल से ड्राइवर लगता हूँ? अरे तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप किसी भी एंगल से ड्राइवर नहीं लगते हैं, और यकीनन इसी बात ने आपके दिमाग पर गहरा असर डाला है। मगर आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके सारे दर्द, सारे दुख दूर कर दूंगी और आपको वापस जिंदगी की तरफ लेकर आऊंगी। ओह हेलो मैडम, जाकर पहले डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। लगता है कि खोपड़ी में दिमाग की जगह गोबर भरा हुआ है। अनंत का तो बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर पटक डाले। रिया को भी अंदाजा हो गया था कि उसके साथ प्रैंक हो गया है, क्योंकि उसी वक्त एक और लड़की अनंत के करीब आकर रुकी थी और उसने चहकते हुए अंदाज में कहा था, आप मिस्टर अनंत खुराना है ना, वो जो टीवी के बहुत मशहूर शो पर भी आ चुके हैं। उसकी बात पर अनंत ने हाँ में सर हिलाते हुए उसे एक स्माइल पास की थी। अंदर बैठी सुहाना को उसकी स्माइल बहुत जहर लग रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन अभी वो बेबस थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। रिया भी शर्मिंदा होते हुए साइड पर हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद अनंत के करीब काफ़ी ज़्यादा लड़कियां आने लगी थीं। उन सबको ऑटोग्राफ देकर फ्री होने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठा। उसने सबसे पहले फ्रंट मिरर को सेट किया था और उसका फोकस सुहाना के फूले हुए चेहरे पर था, जो इस वक्त तो वाकई में बहुत क्यूट लग रही थी। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम चालें चल कर भी नाकाम रह गए। अनंत ने ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना गाना शुरू कर दिया था। अपनी आवाज़ बंद करो, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम्हारी बेसुरी आवाज़ और भी दर्द कर रही है, सुहाना ने दांत किचकिचाते हुए कहा था। उसकी बात मानने की बजाय अनंत ने गाड़ी में सॉन्ग प्ले कर दिया, जबकि सुहाना गुस्से के मारे अपना पहलू बदल कर रह गई थी। जब भी उस इंसान को जलील करने की कोशिश करती, खुद उसका अपना मोय मोय हो जाता था। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि किस्मत अनंत के साथ है। थोड़ी ही देर के बाद सुहाना ने नोट किया कि गाड़ी घर की तरफ नहीं बल्कि वो कहीं और लेकर जा रहा है। ये देखकर वो एकदम से हड़बड़ाई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता घर की तरफ तो नहीं जाता।
2 मिनट के लिए खामोश होकर बैठो, पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कहीं तो मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे? ओह हेलो मैडम, मेरा टेस्ट इतना ख़राब नहीं जो मैं दुनिया की हसीन खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी 2 हफ्तों के बाद स्टार्ट हो रही है ना? अनंत ने फ्रंट मिरर में उसके ऊपर नज़र डालते हुए उसे संजीदगी से सवाल किया तो सुहाना ने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिला दी। बस फिर ठीक है, इन 2 हफ्तों में तुम मेरे साथ मेरे मसूरी वाले बंगले में रहोगी। वहाँ पर मेरे सारे काम करना, मेरा खाना बनाना, घर की सफाई वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। और इन 2 हफ्तों में ही फैसला हो जाएगा कि तुम्हें जायदाद मिलनी चाहिए या नहीं। सुहाना का दिल कर रहा था कि वो गाड़ी के शीशे के साथ जोर से सर मारना शुरू कर दे या फिर चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दे। उसे आने वाली जिंदगी से मौत कहीं गुना ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसकी भीगी हुई आंखों को देखकर अनंत फिर से शरारती शब्दों में बोला, आपको क्या लगा था सुहाना, जायदाद हासिल करना इतना आसान है? वो अनंत के खिलाफ अब तो कोर्ट में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अनंत ने उसके हर मुंह पर नजर रखी हुई थी। पहले कभी वो अनंत से इतना तंग नहीं हुई थी जितना वो अभी उससे परेशान हो गई थी। एक लंबे सफर के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने आकर रुकी थी। वो जिंदगी में पहली बार घर से इतनी दूर आई थी और इन दिनों उसके इस इलाके में बर्फ भी पड़ रही थी। वहां पर व्यूज बहुत खूबसूरत था। जब वो लोग वहां पर पहुंचे थे तो सूरज ढल रहा था। सुहाना कुछ पलों तक वहीं पर खड़ी ढलते सूरज को देखती रही, जबकि अनंत उसके चेहरे पर आने जाने वाले रंगों को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? मुझे नजर लगाने का इरादा है क्या? सुहाना ने ऊंची आवाज में कहा तो वो होश की दुनिया में आया। इस बार सुहाना ने उसी के स्टाइल में उसको शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। नजर बट्टू को नजर नहीं लगती। तुम्हें मैंने अपने साथ इसी वजह से तो रखा है ताकि तुम्हारी वजह से मैं बुरी नजर से बचा रहूं। दूसरी तरफ भी अनंत था, इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं था। उससे अपना बदला लेता हुआ वो बंगले के अंदरूनी हिस्से में चला गया। रात तक वो सुहाना से डस्टिंग करवाता रहा। इस दौरान हाथ में फ्रूट की टोकरी उठाकर उसके साथ ही इधर से उधर घूम रहा था। लेकिन मजाल है जो कोई एक छोटा सा काम भी कर ले। मगर सुहाना कभी थक कर बैठ जाती तो बड़े मजे से कहता, लगता है तुम्हें अपनी जायदाद प्यारी नहीं है। सुहाना के वजूद में एक बार फिर से फुर्ती आ जाती। शुक्र था कि अनंत को आखिरकार उस पर तरस आ ही गया था। उसने रात का खाना बाहर से मंगवाया था। उसने देखा कि सुहाना नींद की वजह से बुरी तरह झूम रही थी, बार बार इधर से उधर गिर रही थी। अब तुम जाकर सो सकती हो। उधर उसने सुहाना को हुक्म दिया और उधर वो बेहद फुर्ती से कमरे की ओर भागी थी। लेकिन गलती से वो अनंत के कमरे में दाखिल हो गई थी। ऑफिस के कुछ काम खत्म करने के बाद अनंत अपने कमरे में गया तो पूरे कमरे में अंधेरे का राज था। उसने लाइट जलाना भी जरूरी नहीं समझा और हल्की सी रोशनी में देखता हुआ वो थके थके से अंदाज में अपने बेड पर गिरा था कि ठीक उसी वक्त उसे किसी की चीख सुनाई दी और उसके हाथ किसी नरम चीज पर जाकर टकराए थे। सुहाना अपनी धड़कनों पर उसके हाथों की पकड़ को महसूस करते हुए बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही। वो गहरी नींद से जागी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जबकि आंखें नींद के खुमार से भरी हुई थीं। अनंत हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर चुका था। सामने बैठी उस हसीना का ये रूप देखकर अनंत का दिल उसके सीने से निकलने के लिए बेचैन हुआ था। सुहाना समझ रही थी ये कमरा उसका है, इसलिए वो बेफिक्र होकर सो गई थी। ये अलग बात थी कि वो गलती से अनंत के कमरे में दाखिल हो गई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुहाना खुद को संभालते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस सुहाना? वो जल्दी से बेकाबू होते उसके करीब होने लगा। सुहाना ने बीच में दूरी बनाने की कोशिश की जिसे अनंत ने फौरन ख़त्म कर दी। अब वो सुहाना को जोर से अपने सीने के साथ भींच गया था। सुहाना की नाजुक सी धड़कनें अब उसके सीने के साथ लग रही थी और उसका वजूद भी एकदम से गर्म हो गया था, जिससे कि अनंत की जुनूनियत और भी बढ़ने लगी थी। वैसे एक बात तो 100% सच थी और उसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था कि सुहाना के नशे का कोई तोड़ नहीं था। अनंत भी एक बार ये नशा करना चाहता था, लेकिन हर बार सुहाना के साथ किया हुआ वादा आड़े आ जाता। अभी भी सुहाना ने उसके कानों में सरगोशी करते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश की थी। जैसे ही सुहाना ने उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर उसे खुद से दूर हटाना चाहा, अनंत ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था।
फिलहाल मैं उस लड़की को नहीं जानता। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मेरे पास मेरी बीवी मौजूद है और मैं उस पर पूरा पूरा हक रखता हूँ और तुम भी मुझे मेरा ये हक छीन नहीं सकती। ये कहकर अनंत ने उसकी धड़कनों पर अपने होंठ रख दिए थे। सुहाना ने बेख्तियार उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचा और मदहोशी से सिसकने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर अनंत और भी बेकाबू होने लगा। उसकी शिद्दतें और भी तेज हो गई थीं। सुहाना ऐसा नहीं चाहती थी। वो उस इंसान से दूर जाना चाहती थी, लेकिन वो उसकी नर्म नाजुक छोटी छोटी धड़कनों को अपने होठों से सक करने लगा और ये स्पर्श बहुत जानलेवा था। वो चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि वो उसके करीब आने वाला पहला मर्द था। उसे इस रिश्ते का मतलब समझाने वाला पहला इंसान था। उसी ने सबसे पहले सुहाना के वजूद पर अपने स्पर्श की छाप लगाई थी। सुहाना को पहली बार किसी मर्द के स्पर्श से अजीब सा सुकून मिला था। उसकी धड़कनों के साथ खेलने के बाद अनंत ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया और वहां भी अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। सुहाना बेचैनी से अपना सर दाएं बाएं मारती तो कभी वो अनंत की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती। अनंत ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। अगले ही पल वो अपनी शर्ट उतारकर दूर सोफे पर उछाल चुका था। अनंत का साफ चौड़ा सीना सुहाना की नजरों के सामने था। उसने बेख्तियार डर से थूक निकला था। सुहाना की निगाहें अनंत के सीने पर मौजूद बालों पर ठहरी हुई थीं। उसने गैर महसूस अंदाज में उन बालों में उंगली फिराई थी तो अनंत के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने सुहाना के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फांसते हुए उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर बांध दिया था और अब उसकी आंखों में झांक रहा था। तुम इतना डर क्यों रही हो? क्योंकि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, सुहाना ने फूली हुई सांसों के बीच मुश्किल से जवाब दिया। तुम मुझसे किया हुआ वादा तोड़ रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे करीब नहीं आओगे, सिर्फ 1 महीना मुझसे काम करवाओगे और ये सारी जायदाद मेरे हवाले कर दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे किनारा करना इतना आसान है? सुहाना, अनंत उसकी बात काटते हुए उसके लबों पर अपना अंगूठा फेर कर उससे सवाल कर रहा था। जवाब में सुहाना बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैं नहीं चाहती मैं तुम्हारी मोहब्बत के बीच किसी भी तरह की रुकावट बनूं, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ और ये सब कुछ यहीं पर छोड़ दो। तुम किस मोहब्बत की बात कर रही हो सुहाना? मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो अपनी जगह पर पत्थर हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसके साथ वो मजाक कर रहा है। ये बातें सिर्फ और सिर्फ उसे अपने काबू में करने के लिए कर रहा है। मैं तुम्हारी इन झूठी बातों के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, वो शोर मचाते हुए बोली। और अगर मैं ये सच साबित कर दूँ तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? अनंत उसे हल्का सा दूर होते हुए बोला तो वो भी उठकर बैठ गई। किस तरह का इनाम? उसने अपने सीने को ढकते हुए मासूम अंदाज में सवाल किया था। अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूं कि मैं बचपन से लेकर अब तक सिर्फ तुमसे सच्ची मोहब्बत करता आया हूं, तो क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर शक मौजूद है, जिसकी वजह से तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पा रही हो। सिर्फ एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे सारे शक दूर कर दूंगा। अनंत ने उसके चेहरे के प्याले को अपने हाथों में लेते हुए कहा। सुहाना का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो समझने से परे थी कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है और वो किस मोहब्बत की बात कर रहा है। सुहाना ने उसे मौका देने का वादा किया तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचता हुआ बेसमेंट में लेकर आया था, जहाँ पर ढेर सारी तस्वीरें और पेंटिंग्स मौजूद थीं, लेकिन उन सबके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर उन पेंटिंग्स के ऊपर से कपड़ा उतारा तो सुहाना के होश उड़ गए। वो सारी तस्वीरें उसकी थीं। उसने बेख्तियार अपने होठों पर हाथ रखा। बचपन से लेकर जवानी तक की हर साल की एक तस्वीर वहां पर मौजूद थी। सुहाना को उन तस्वीरों को देखकर याद आ रहा था ये सब किन मौक़ों पर बनाई गई थीं, और आज उस पर यह राज भी खुला कि अनंत एक बहुत बड़ा पेंटर भी है। ये सब कुछ क्या है? उसने बेचैनी से अनंत से सवाल किया। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। मैं खुद भी नहीं जानता सुहाना कि ये सब कुछ क्या है। बचपन से लेकर अब तक मेरी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं बन सकी, क्योंकि तुम्हारी बदतमीज तबीयत की वजह से मुझे तुम जहर लगती थी। मैं चाहता था तुम बाकी बच्चियों की तरह मासूम बनकर रहो, लेकिन तुम हर बार चालाकियां करती थीं। मुझे तुम पर गुस्सा आता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। मुझे तुम्हारी हरकतें बुरी लगती थीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत पसंद था। मेरा दिल करता था तुम्हें घंटों तक देखता रहूं।
एक तरफ तुम्हारे साथ मेरी लड़ाइयाँ थी तो दूसरी तरफ मुझे तुमसे अजीबोगरीब मोहब्बत भी थी। मैं अपने जज्बातों को समझ नहीं पा रहा था और तुमसे इजहार करने से भी बचता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा तो मेरी अना का कत्ल हो जाएगा। तुम्हें अपने दिमाग से निकालने के लिए मैंने अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश की और तभी मेरी अपनी क्लास फेलो से बातचीत शुरू हुई। वो एक बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। पहली ही नज़र में वो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं थी। ये कहकर वो पल भर के लिए खामोश हुआ, जबकि सुहाना चुपचाप उसके मुंह से निकलते हुए शब्दों को सुन रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अनंत ने फिर से कहना शुरू किया। वो लड़की एक अच्छे घराने से संबंध रखती थी, मिडिल क्लास फैमिली की थी, लेकिन वैल्यूज रखती थी और मुझे हमेशा से ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो अपने किरदार को मजबूत रखती हैं और अपने आप की हिफाजत करना जानती हैं। कुछ समय के बाद उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। मैं सच में उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एक चीज़ से परेशान था कि उसके साथ होते हुए भी दिल के किसी कोने में तुम्हारी याद मौजूद रहती थी। मैं इससे पूरी तौर पर अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था और शायद मुझे इसी बात की सज़ा मिली थी। मुझ पर कुछ ही समय के बाद ये सच्चाई खुली कि वो भी अपने अपने दिल में अपने पुराने आशिक को लेकर बैठी हुई थी। ये कहकर अनंत एक पल के लिए हंसा था। देखो ना सुहाना, कितनी अजीब बात है ना, इंसान जैसा खुद होता है उसको वैसा ही जीवन साथी मिलता है। अगर मैंने शोभा को अपना 100% नहीं दिया तो उसकी तरफ से भी मुझे कभी 100% नहीं मिला। इसीलिए मुझे इस मोहब्बत के ख़त्म होने पर बिल्कुल भी दुख नहीं था। और इन्हीं दिनों मुझे ये भी पता चला कि पापा ने तुम्हारी जायदाद अपने कब्जे में कर ली है। मुझे पापा पर सच में बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि ये एक सरासर गलत बात थी। अगर मैं चाहता तो मैं उसी वक्त वो जायदाद तुम्हें वापस कर देता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अब तुम क्या करोगी। और फिर तुमने वो किया जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ सुहाना, उस दिन मुझे तुम इस कदर अच्छी लगी कि मैं बता नहीं सकता। उस दिन मुझ पर यह बात भी खुलकर साफ हो गई कि मैं सच में तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और किसी भी सूरत तुमसे अलग नहीं हो सकता। सुहाना का दिल जोर से धड़क रहा था। अनंत की बातों पर यकीन करना उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसके साथ वो प्रैंक करता आया था। उसे लगा कि वो अभी भी बोल देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? इसी खामोशी में 5 मिनट गुजर गए थे। अनंत उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। जब सुहाना कुछ नहीं बोली तो वो चलता हुआ उसके पास आया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सुहाना, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। सबके सामने तुम्हें स्वीकार करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इस बात की इजाज़त दोगी? और जहाँ तक जायदाद का सवाल है, यह कहकर उसने आगे बढ़कर कुछ पेपर्स दराज से निकाले और सुहाना के सामने रख दिए। ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं। मैं इन पर ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई थी उसी दिन मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए थे। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। अनंत को लगा था कि वो अभी कुछ बोलेगी, लेकिन उसके होश तो उस वक्त उड़े जब वो एकदम लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी थी। ओह गॉड, ये क्या हुआ? मैंने कोई खतरनाक बात कह दी क्या? अनंत ने अपने दिमाग पर जोर डालना चाहा। जहाँ तक उसे याद था उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था। फिर ये लड़की बेहोश क्यों हो गई? अनंत के हाथ पांव बुरी तरह फूल गए थे। सुहाना का बेहोश होना बनता था। बचपन से लेकर अब तक जिससे उसकी दुश्मनी चली आ रही थी, वो एकदम से रांझा बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जब सुहाना को होश आया तो अनंत उसके सिरहाने बैठा उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। तो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? सुहाना ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए मुश्किल से ये शब्द निकाले। अनंत, मुझे मोहब्बत करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मोहब्बत से भी ज़्यादा दिल टूटने से डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल टूटे। अगर कभी मेरे मन में तुम्हारा दिल तोड़ने का ख्याल आए तो भगवान मुझे उसी वक्त सजा दे। अनंत ने उसके माथे से अपना माथा टिकाते हुए भावुक स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। मोहब्बत तो सुहाना भी अनंत से करती थी, लेकिन उसने भी कभी इजहार नहीं किया था। वो अपनी अना के कारण चुप रही, पर आज दोनों ने अपनी जिद की दीवार गिरा दी थी। अनंत उसकी ओर इजाज़त मांगती नज़रों से देख रहा था, जबकि वो खामोशी से नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। क्या तुम मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे सकते हो?
ये सुनकर अनंत ने एक गहरी सांस ली थी। यानी तुम अभी मुझे और तड़पाना चाहती हो? चलो कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा। ये कहकर वो उठकर खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, सुहाना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? उसकी टेंशन मत लो, वो मेरी ज़िंदगी से अब जा चुकी है। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ सुहाना, लेकिन बेवफाई नहीं। अगर उसने मेरे साथ बेवफाई ना की होती तो शायद मैं उसे कभी ना छोड़ता, और शायद मुझे अपनी सच्ची मोहब्बत भी कभी ना मिलती। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वो वापस नहीं आया, जबकि सुहाना बेचैनी से करवटें बदलती रही और अनजाने में उसका इंतजार भी करती रही। सुबह जब अनंत घर लौटा तो वो काफ़ी तरोताज़ा लग रहा था, जबकि सुहाना की आंखों में नींद नहीं थी। उसे ही फ्रेश देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। पूरी रात कहाँ लोफरबाजी कर रहे थे? अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो? कोई चोर आ जाता, कोई मुझे पकड़ कर ले जाता तो? सुहाना ने नाराजगी से कहा। अनंत शांत स्वर में बोला, सुहाना, यहाँ तुम्हारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, फिक्र मत करो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अनंत की पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये सुनकर सुहाना ने झट से नजरें झुका लीं। उसके बाद दोनों ने साथ खाना खाया और फिर बाहर घूमने निकल गए। उसने अनंत के साथ काफ़ी समय बिताया। वो चाह कर भी उससे दूर नहीं रह पा रही थी, क्योंकि अनंत बीच बीच में हल्की फुल्की शरारत कर देता। कभी उसकी धड़कनों को छू जाता, तो कभी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लेता, तो कभी उसकी थाई पर हाथ रखता, तो कभी उसके बालों को छेड़ता। लेकिन अब जबकि सुहाना से वादा कर दिया था, तो उस वादे से पीछे नहीं हट सकता था। सुहाना भी उसकी तड़प देख रही थी। वो देखना चाहती थी कि उसके अंदर खुद पर कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है। उसकी बेचैन आहें, उसका तड़पना, उसका मचलना देखकर सुहाना के लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। उसे यूँ चुपके चुपके मुस्कुराते देखकर अनंत किलस कर रह जाता। ले लो मज़ा, खूब मज़ा ले लो मेरी हालत का। जिस दिन मुझे मौका मिला ना, सूद समेत वापस वसूल करूँगा। फिर कितना भी चीखना चिल्लाना तरस नहीं खाऊंगा। अब इतने दिनों से जो जज्बात अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, इन्हें शांत करने के लिए जुनूनी तो होना पड़ेगा, और मेरे जुनून की शिद्दत से तुम बच नहीं सकोगी। उसकी वार्निंग पर कुछ पल के लिए सुहाना भी सहम गई थी, लेकिन फिर उसे इग्नोर करती हुई जल्दी से किचन में चली आई थी और रात के खाने की तैयारी करने लगी, जबकि अनंत अपने ऑफिस के काम से किसी से मिलने गया हुआ था। रात को खाने की टेबल पर अनंत की निगाहें कुछ बदली बदली सी थीं। उसकी निगाहों का मतलब सुहाना बहुत अच्छे से समझती थी, लेकिन वो उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। वो खाने पर कम और सुहाना पर नजरें जमाए ज़्यादा बैठा था। आज उसके इरादे अच्छे नहीं थे। सुहाना अपनी जान बचाती हुई प्लेट उठाकर किचन में आई थी, जबकि उसे अपने पीछे तक अनंत की निगाहों की तपिश महसूस हुई थी। अनंत अब वहीं हॉल में बैठा अपना ऑफिस वर्क कर रहा था, जबकि सुहाना उससे सोने का कहकर कमरे में चली आई थी। उसके कमरे में जाते ही अनंत ने एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट से उसे जाते हुए देखा था और अपना लैपटॉप बंद करके रख दिया। काम की ऐसी तैसी, अब तुम मुझसे बचने वाली नहीं हो। भाड़ में गया तुमसे किया हुआ वादा। वो तुरंत उसके पीछे पीछे आया था। उधर सुहाना जो अपना नाइट रूटीन करने के बाद अब लेट नहीं वाली थी कि अनंत तभी कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, और उसे इतनी जल्दी कमरे में आता देखकर वो एक पल के लिए हड़बड़ाई थी। इससे पहले तो वो उसके सोने के बाद ही कमरे में दाखिल होता था, क्योंकि अनंत खुद चाहता था कि उन दोनों के बीच दूरी बने रहे, जब तक कि खुद सुहाना उसकी तरफ कदम न बढ़ाए। लेकिन सुहाना की तरफ से कोई पहल होते न देखकर अब अनंत के सब्र का बांध टूट गया था। वो जज्बातों से भरपूर जवान मर्द था, एक खूबसूरत बीवी रखता था, जिसके पास वो एक बार भी नहीं गया था। ऐसे में अनंत के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया। उसने आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से सुहाना को अपनी पकड़ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए मजबूत शब्दों में बोला, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा सुहाना। यार अब मुझे मत रोकना प्लीज़, मैं जान से जाऊंगा अब और ज़्यादा तुमसे दूर रहा तो। उसकी तड़प पर सुहाना के होठों से हंसी फूटने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली थी। मैं जितना बर्दाश्त कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन अब और नहीं कर सकता। उसने सुहाना के होठों को अपने होठों की पकड़ में लिया था। सुहाना भी इस बार उसे खुद से दूर करने की बजाय उसका साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ अनंत की गर्दन पर मौजूद थे और वो भी अनंत के होठों को बुरी तरह महसूस कर रही थी।
बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और अंदर वो लोग एक दूसरे में डूबते चले जा रहे थे। उनकी मोहब्बत अना के सामने बुरी तरह हार गई थी। अगले हफ्ते अनंत अपने सभी जानने वालों के सामने एक बड़ा सा फंक्शन रखने वाला था, जिसमें वो सबको बताने वाला था कि सुहाना को उसने दिल से स्वीकार कर लिया है। उसकी सोसाइटी की काफ़ी सारी लड़कियां जल भुनकर रह गई थीं। अनंत के पापा भी उससे थोड़ा नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन फिर बाद में सुहाना ने अपने तरीके से अनंत के पापा से माफ़ी मांग ली थी। जो भी था वो बड़े थे और सुहाना नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते की शुरुआत इस तरह किसी का दिल तोड़कर हो। वो उनकी नाइंसाफ़ी को माफ़ कर चुकी थी। उधर दादाजी भी अपने पोते की खुशी पर बहुत खुश थे। वो दोनों जो बचपन में हमेशा इतना लड़ते झगड़ते थे, लगता था एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, आज एक दूसरे के साथ किस कदर खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।